हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझो। पॉलिटी में अपने जो मेन सोर्सेज हैं वो रहेंगे लक्ष्मीकांत। ठीक है। लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज के अंदर हम क्लास 11 और 12th की जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज हैं पॉलिटी के लिए, यूपीएससी के लिए, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब इसके अंदर जो है अपना, अब देखो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। देखो मेरी बात सुनो, किसी भी इस पॉलिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए, पॉलिटिक्स पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे एनसीईआरटी से। ठीक है। अब एनसीईआरटीज में पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी स्टडीज आइडियाज सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म। ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं। ठीक है। अब ये आइडियाज जो हैं, जो बने हैं, कैसे बने हैं? डिबेट्स के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री। लॉन्ग हिस्ट्री से बने हैं, डिबेट्स हुई हैं, कॉन्टिन्यूसली डिस्कशन हुए हैं, तब ये आइडियाज जनरेट हुए हैं। और आइडियाज जो है ये बेसिस है पॉलिटी का। और इसी को पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी ये इन सब आइडियाज की स्टडी है। ठीक है। अब देखो, अब ये क्यों जरूरी है? ये आइडियाज की अंडरस्टैंडिंग होना कॉमन सिटीजन्स को क्यों जरूरी है? सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें एग्जाम्स क्लियर करने हैं, इस ये तो है ही है जरूरी एग्जाम्स के लिए, उसके अलावा इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग क्रिटिकली इवेल्युएट कर पाएं पॉलिटिकल जो पावर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, कि जस्टिस के लिए वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए इस पॉलिटिकल थ्योरी को समझना जरूरी है। व्हाट इज ए गुड गवर्नमेंट? ठीक है। कि व्हेन इज पावर जस्टिफाइड, कि पावर कब जस्टिफाइड है, कितनी जस्टिफाइड है। ठीक है। तो लॉज बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, किस चीज के लिए लॉज जरूरी है, किन चीजों को कॉमन लॉजिक पे रखा जा सकता है, किन चीजों के लिए लॉज जरूरी पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें, आइडियाज़ वगैरह, इन सब चीज़ों को सेफगार्ड करने के लिए, किन चीज़ों को सेफगार्ड करना है, डेमोक्रेसी को कैसे सेफगार्ड करना है, तो इसके लिए पॉलिटिकल थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है। अब ये प्लेटो और एरिस्टोटल जो ग्रीक थिंकर्स थे, ये यहाँ से ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि स्टार्ट हुई डिबेट्स, डिस्कशन। इससे पहले से भी चलती आई हैं, ऐसा नहीं है। जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है तब से पॉलिटी का एग्जिस्टेंस है। ठीक है। तो पॉलिटी का एग्जिस्ट है तब से डिबेट्स आइडियाज हैं। ठीक है। कि हर किसी में उसको स्टेट को कैसे गवर्न करना है। ठीक है। ये सारे डिस्कशन का पार्ट होते हैं। अब जैसे प्लेटो जो कहते हैं, वो कहते हैं रूल ऑफ फिलोसफर किंग होना चाहिए। रूल ऑफ फिलोसफर किंग को जस्टिफाई करते हैं, स्टेट उनके द्वारा रन होना चाहिए। एरिस्टोटल जो है वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ऐसे करके इसके पीछे वो अपने अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि ये क्यों बेटर है, ये गवर्नमेंट क्यों बेटर है। तो इस तरीके से चीज़ें डिसाइड होती हैं। ऐसे करके हम अब इंडिया ने ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कौन कौन से हमने बेसिक चीज़ें रखी कि हमारा जो फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट है वो ऐसा होगा। हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों रखेंगे, उसकी डिबेट्स हुई, डिस्कशन हुई, तब जाके ये सारे सिस्टम्स डेवलप होते हैं। तो ये किसी भी डेमोक्रेटिक थिंकिंग की, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की, किसी भी स्टेट की, किसी भी नेशन की फाउंडेशन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। अब इसके अंदर जो सेकंड चैप्टर है वो है फ्रीडम। अब फ्रीडम का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता। फ्रीडम के दो मतलब होते हैं। देखो, एक तो होता है नेगेटिव कॉनोटेशन, एक होती है पॉजिटिव कॉनोटेशन। दोनों ही फ्रीडम का पार्ट है। इसमें क्या है कि एब्सेंस, या कह लो मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, कि कंस्ट्रेंट को हमें मिनिमम करना है, कंस्ट्रेंट को मिनिमम करना है। उसका तो पॉजिटिव क्या है कि हम उसको, कि हम, कोई भी आदमी अपने आप को डेवलप कर पाए, उसके लिए अपनी एबिलिटीज को, अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाए,
उसके लिए सोसाइटी में प्रॉपर कंडीशंस एग्जिस्ट करना, ये फ्रीडम है। ठीक है, कि अब अगर मान लो किसी को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं तो फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, फ्रीडम टू एक्सप्रेस अवर वॉइस, अवर ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर अपना जीवन यापन करना है, अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, तो फ्रीडम टू सेटल एनीवेयर इन इंडिया, फ्रीडम टू डू एनी जॉब इन इंडिया। ठीक है, कोई भी जॉब कर सकते हो, लेकिन उस पे अब कंस्ट्रेंट्स कुछ आएंगे जो हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है कि कंस्ट्रेंट कैसे होंगे, सोसाइटी के टाइप पे बहुत सारी चीजों पे डिसाइड होता है कंस्ट्रेंट कौन से होंगे, कौन से कंस्ट्रेंट जस्टिफाइड हैं, जस्टिफाइड कंस्ट्रेंट कौन से हैं, वो कैसे डिसाइड होंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत सारा इंपॉर्टेंट एक हार्म प्रिंसिपल है जेएस मिल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट जो हार्म प्रिंसिपल है, उन्होंने बोला कि पीपल शुड बी फ्री अनटिल एंड अनलेस देयर एक्शंस हार्म अदर्स, कि जब तक किसी और को हार्म नहीं होता तब तक उनको फ्रीडम होनी चाहिए, तब तक वो फ्री होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि नेगेटिव लिबर्टी क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, फ्रीडम टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, जो तुम कैपेबल हो वो बन पाओ, वो पॉजिटिव फ्रीडम, पॉजिटिव लिबर्टी है। ठीक है, हार्म प्रिंसिपल क्या है, हार्म प्रिंसिपल जेएस मिल का है कि अदर्स को अनटिल अनलेस हार्म नहीं होता तो वो वहां तक फ्रीडम होनी चाहिए सोसाइटी में। अब गांधी जी ने स्वराज रूल दिया, फ्रीडम, फ्रीडम क्या है उनके अकॉर्डिंग, स्वराज है, स्वराज। अब स्वराज का मतलब सिर्फ इतना नहीं है सेल्फ रूल होना कि अपना रूल है, ठीक है, उसके अलावा, उसके अलावा क्या है कि सेल्फ कंट्रोल होना, कि अगर फ्रीडम को अच्छे से एक्सप्रेस करना है हमें तो उसमें हम पे सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। जैसे गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे बोलते हैं कि हमें अपने अर्थ को प्रिजर्व रख के रखना है फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, तो वो क्या है, सेल्फ कंट्रोल ही है ना, कि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रख के हमारे रिसोर्सेज को इसी तरीके से यूटिलाइज करो कि फ्यूचर जनरेशंस भी उसे एंजॉय कर पाए। तो गांधी जी का स्वराज बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसे ही नेताजी का ऑलराउंड फ्रीडम की बात करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे है, जैसे अब इसके अंदर क्या है कि जैसे वो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करेंगे, ठीक है, सोशल जस्टिस की बात करेंगे, वीमेन वर्सेस मेन की बात करेंगे। तो ये चीज़ें जो हम इन डेप्थ पढ़ेंगे जैसे जैसे कोर्स आगे प्रोग्रेस होगा। अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इनमें इतना इतना पार्ट दिया गया है, उनका उनकी चीज़ें क्या है, उन चीज़ों को पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो फ्रीडम मस्ट बी बैलेंस्ड विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम में कितना बैलेंस होना चाहिए, सेंट्रल वैल्यू है ये हमारी डेमोक्रेसी की, फ्रीडम। अगर फ्रीडम ही नहीं है तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, फिर तो वोटोक्रेसी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी में आइडियाज हैं, आइडियाज के बाद हम आगे फ्रीडम पे, फ्रीडम पे क्या है, नेगेटिव लिबर्टी क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, हार्म प्रिंसिपल क्या है, गांधी जी का स्वराज क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ऑलराउंड फ्रीडम है, ये हमारी सेंट्रल वैल्यू है डेमोक्रेसी की। नेक्स्ट है इक्वालिटी। अब इक्वालिटी तीन तरह की होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, सोशल इक्वालिटी क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है। नॉर्मल चीज़ें हैं यार, पॉलिटिक्स के एरिना में इक्वालिटी होना, सोशल बैरियर्स मत होना, कास्ट इनइक्वालिटीज़ नहीं होना, एग्जिस्ट करना, इकोनॉमिक वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करना इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं इक्वालिटी की तरफ जाती है। अब किसी भी प्रॉपर डेमोक्रेसी के वर्क के लिए, अब इक्वालिटी में क्या है, इक्वालिटी में क्या है कि एक तो दो तीन चीज़ें आती हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे ध्यान से समझो इस चीज़ को, कि इक्वालिटी का मतलब सिर्फ क्या होता है कि इतना ही नहीं है कि इक्वल डिग्निटी होना। ठीक है, कि सबको इक्वालिटी होना, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना, ये भी इसका पार्ट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होना सबके पास। ठीक है, अब इक्वालिटी का मतलब ये भी नहीं होता कि सब लोग इक्वल ही हो जाएं, बिल्कुल ये नहीं, सबके पास इक्वल, चाहे कोई ऐसे है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई वेल्थ स्टेटस बड़ा है, पर सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है यूपीएससी को क्रैक करने की। एक ही एग्जाम है, उसमें सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये इक्वालिटी है। ठीक है, अब अब प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं सोसाइटी में इक्वालिटी ना होने का। क्या कारण है, देखो, अनइक्वल
एक्सेस है किस, अगर अनइक्वल एक्सेस है एजुकेशन को लेके, अनइक्वल एक्सेस है हेल्थ केयर के लेके, अनइक्वल एक्सेस है हाउसिंग को लेके। किसी के पास तो बहुत सारे मकान है, किसी के पास मकान नहीं है। ठीक है। बेसिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है कई लोगों के पास। अगर बेसिक अपॉर्चुनिटीज हैं तो उनकी कंडीशंस ऐसी नहीं है कि वो उन बेसिक अपॉर्चुनिटीज को कुछ सक्सेस अचीव कर पाए। तो इक्वालिटी का मतलब यह है सोसाइटी में ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना कि कोई भी आदमी अपनी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के अपने आप को डेवलप कर पाए। ठीक है। तो इक्वालिटी ये चीजें हैं। ठीक है। तो ये इक्वालिटी जो है सोशल जस्टिस का बेसिस है। जिस प्रकार से फ्रीडम जो है डेमोक्रेसी के लिए सेंट्रल वैल्यू है, क्योंकि फ्रीडम है तभी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज वो ऑटोक्रेसी है। इसी तरीके से एक और सोसाइटी में इक्वालिटी है तभी सोशल जस्टिस है, अदरवाइज तो वो सोशल इनजस्टिस है। ठीक है। अब देखो पॉलिटिकल, अब जो ये एनसीईआरटी है इसके अंदर बहुत सारे, जैसे कार्ल मार्क्स, राम मनोहर लोहिया जी की सप्त क्रांति आती है। अब जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज इनकम्प्लीट। कि ये पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट कर सकती जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होगी। ठीक है। अब इसीलिए वो जो कार्ल मार्क्स जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना कम्युनिज्म कॉन्सेप्ट दिया था। कम्युनिज्म को हम इन डेप्थ में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो फिर राम मनोहर लोहिया जी के कॉन्सेप्ट आते हैं। उन्होंने अपनी सप्त क्रांति दी थी कि सोसाइटी में इक्वालिटी अचीव करने के लिए सप्त क्रांति जरूरी है। ठीक है। तो वो बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी की बात करते हैं कि सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करती है, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रेशियल इनइक्वालिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अब इक्वालिटी का गोल जो है ना, सिर्फ लॉ, एक लॉ के सामने बराबरी नहीं है। लॉ के सामने सिर्फ बराबरी नहीं है, इसका जो इक्वालिटी का मतलब सोशल जस्टिस भी है। तो ये सोशल जस्टिस का बेसिस है। उसके बाद सोशल जस्टिस का चैप्टर आता है, चैप्टर 4। अब सोशल जस्टिस का मतलब है फेयरनेस। ठीक है। डिग्निटी, फेयरनेस, डिग्निटी एंड इंक्लूजन। कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं फील करना चाहिए, तो वो सोशल जस्टिस है। ठीक है। तो ये फोकस करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के रीडिस्ट्रीब्यूशन पे, एंड रिकॉग्निशन ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, कोई है माइनॉरिटी ग्रुप्स कोई है तो उनका रिकॉग्निशन। ठीक है। जॉन रॉल्स का आइडिया आता है यहाँ पे। ठीक है। ही टॉक्स अबाउट फेयरनेस एंड जस्टिस। ठीक है। कि फेयरनेस, उनके हिसाब से जस्टिस इज फेयरनेस। ठीक है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो सेंट्रल है इस चैप्टर के। सोशल जस्टिस के लिए उन्होंने बहुत काम किया। ही टॉक्स ही टॉक्स अबाउट, उन्होंने आर्ग्यू किया कि सोशल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल जस्टिस। कि सोशल डेमोक्रेसी ही नहीं एग्जिस्ट कर सकती जब तक सोशल जस्टिस सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। इसीलिए दैट इज वाई रिजर्वेशंस एंड अदर सेफगार्ड्स एग्जिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट आवर इंडिया कैन बी ए सोशली जस्टिस कंट्री। देयर कैन बी सोशल जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है। उसके बाद राइट्स, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा राइट्स। राइट्स क्या होते हैं? जस्टिफाइड क्लेम्स ऑन द स्टेट। किसी भी हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके जस्टिफाइड क्लेम्स हैं वो सोसाइटी, स्टेट के अगेंस्ट। ठीक है। अब राइट्स क्या होते हैं? गिफ्ट्स नहीं होते, उनके बेसिस होते हैं। कोई मॉरल बेस्ड हैं, कोई लीगल जस्टिफिकेशन बेस्ड हैं। ठीक है। नेचुरल राइट्स हैं। अब जॉन लॉक जो हैं, जॉन लॉक वेस्टर्न थिंकर हैं। ठीक है। उन्होंने राइट्स को नेचुरल माना। उन्होंने बोला नेचुरल राइट्स हैं, ये ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग हमें नेचर से बनते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला, देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि राइट्स जब तक का फायदा नहीं है जब तक वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। लीगली एनफोर्सेबल होंगे तभी, लीगली एनफोर्सेबल होंगे तभी वो राइट्स हैं। और इसीलिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो लीगली एनफोर्सेबल हैं।
Citizens can approach Supreme Court if they feel that their fundamental rights have been violated by any government law. ठीक है, ओके। तो क्लियरली समझो इन चीजों को कि राइट्स का रोल होता है इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। इंडिविजुअल की लिबर्टी प्रोटेक्टेड रहती है अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे प्रोटेक्टेड हैं, तो हमारी लिबर्टी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद स्टेट पावर को लिमिट करना। ठीक है, स्टेट की पावर को लिमिट करना, स्टेट की पावर पे लिमिट्स होना, ऐसे नहीं कि स्टेट कुछ भी कर देगी। ठीक है, तो विदाउट राइट्स डेमोक्रेसी बिकम्स होलो, डेमोक्रेसी बिकम्स होलो। ठीक है, तो इस चीज को समझा, बहुत ही अच्छा है। फ्रीडम है, फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी को हमने डिस्कस किया। पॉलिटिकल थ्योरी में आइडियाज हैं, आइडियाज डिबेट से बनते हैं, थिंकर्स आते हैं बहुत सारे, ये हमारी कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है। फ्रीडम है, फ्रीडम क्यों जरूरी है? फ्रीडम सेंट्रल वैल्यू है डेमोक्रेसी की। अगर फ्रीडम है तभी डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस है, फ्रीडम ही नहीं है तो वो फिर डेमोक्रेसी नहीं है। जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल है कि कहाँ तक फ्रीडम जस्टिफाइड है। गांधी जी का स्वराज रूल है, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। ठीक है, उसके बाद इक्वालिटी क्या है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी। कार्ल मार्क्स का इकोनॉमिक इक्वालिटी पे तवज्जो देना, राम मनोहर लोहिया जी की सप्त क्रांति। ठीक है, ये हमारे ये जो इक्वालिटी है वो सोशल जस्टिस का बेसिस है। ओके, गॉट इट। उसके बाद सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस क्या है? फेयरनेस होना, डिग्निटी होना, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिकॉग्निशन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शंस। जॉन रोल्स का कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है। सोशल जस्टिस लिंक्स इक्वालिटी विद डिग्निटी, कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। ठीक है, सोशल जस्टिस कैसे अचीव होगा, फेयरनेस कैसे आएगी, डिग्निटी कैसे आएगी, इंक्लूजन कैसे आएगी? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं और उन कॉन्स्टिट्यूशन को हम अच्छे से आगे लक्ष्मीकांत के जब चैप्टर्स डिस्कस करेंगे तो उन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। राइट्स क्या है? राइट जस्टिफाइड क्लेम है स्टेट के अगेंस्ट। ठीक है, मॉरल और लीगल राइट्स हैं। ठीक है, जॉन लॉक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप की बात हुई है इसके अंदर। हमारे ये राइट्स जो है फाउंडेशन है सिटीजनशिप के। ठीक है, राइट्स है तभी डेमोक्रेसी होलो नहीं है। ठीक है, राइट्स जो है एनफोर्सिएबल है, एनफोर्सिएबल होने चाहिए, लीगली एनफोर्सिएबल, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था। ठीक है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 एंड अदर आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे आगे, फाउंडेशन है ये हमारे। ठीक है, उसके बाद सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप क्या है? हमारी एक मेंबरशिप होना पॉलिटिकल कम्युनिटी की। ठीक है, पॉलिटिकल कम्युनिटी की मेंबरशिप है, इसलिए हमारे पास कुछ सिविल राइट्स हैं, कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ सोशल राइट्स हैं। तो ये सब किससे डिसाइड होते हैं? हमारे सिटीजनशिप से डिसाइड होते हैं। अब मान लो कुछ सिटीजन्स बाहर की कंट्री में फंस गए हैं, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, तो हमारी कंट्री उन लोगों को बचा के लेके आती है। बीच बीच में न्यूज़ आती है कई बार, जैसे मान लो कोई कोरोना में फंस गया या कैसे फंस गया, कोई कहीं पे कोई अटैक हो गया। ठीक है, कहीं अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो वहाँ कुछ हमारे कुछ अगर सिटीजन्स फंस गए हैं तो स्टेट हमारी उनको निकाल के लेके आती है। सिटीजनशिप के फायदे हैं ये। ठीक है, हम सब एक दूसरे के लिए हैं इस नेशन में। तो हम आगे आगे नेशनलिज्म में, तो शेयर्ड आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन इज नेशनलिज्म। अब देखो इंडिया का नेशनलिज्म बहुत ही, हमारा जो नेशनलिज्म है वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म है। ठीक है, वो प्लूरलिस्टिक इन नेचर है, प्लूरलिस्टिक इन नेचर है। ठीक है, इंक्लूसिव है, प्लूरलिस्टिक इन नेचर है। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे नेशन के अंदर। इतना बड़ा अपना कंट्री है, ठीक है, उसके अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर सब जगह अलग अलग कस्टम्स है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, फिर भी एक यूनिटी है। ये यूनिटी के बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, लॉन्ग ट्रेडिशनल हिस्ट्री, रीजनल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं। ठीक है, इन सबको उसको जो पढ़ो एनसीईआरटी को, बस बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत 11th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे के हिसाब से लिखी गई है, 12th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चों से लिखी गई है। उसको पढ़ो, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिस बनाएंगी पॉलिटी का। आगे जो चैप्टर 8 है वो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म कई तरह का होता है। देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, इंडिया का और वेस्ट का अलग अलग है। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म अलग कॉन्सेप्ट है, उनके यहाँ थोड़ा सा अलग, मतलब थोड़ा क्या मतलब, वेस्टर्न में क्या है कि कंप्लीट सेपरेशन है, मान लो आप। ठीक है, कि जो रिलीजन एंड स्टेट, रिलीजन और स्टेट का कंप्लीट सेपरेशन है वेस्ट के अंदर। ठीक है,
ठीक है। तो और जो मतलब सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट न्यूट्रलिटी होना रिलीजियस मैटर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तो कंप्लीटली न्यूट्रल है वेस्ट के अंदर कि भैया अपने रिलीजन आपका प्राइवेट अफेयर है, आप प्राइवेट में रखो, स्टेट अपने पब्लिक अफेयर्स को डील करेगी, ठीक है। पर हमारे जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो क्या है कि हमें रिलीजन से डिस्टेंस रखना है, ठीक है। स्टेट को रिलीजन से डिस्टेंस रखना है, नो डाउट, ठीक है। रिलीजन अपना प्राइवेट अफेयर है, अपना करो। पर लेकिन सोशल रिफॉर्म के लिए स्टेट जो है सोशल रिफॉर्म के लिए इंटरवीन कर सकता है इन आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। इंडियन सेकुलरिज्म, तो हमारे यहाँ स्टेट कैन इंटरवीन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। इसलिए जो सेकुलरिज्म है वो हमारे डेमोक्रेसी का कोर पिलर है, क्योंकि यहाँ प्लूरलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले बताया ना, हमारा जो नेशनलिज्म है वो प्लूरलिस्टिक इन नेचर है, इंक्लूसिव है। उसके लिए हमारा सेकुलरिज्म भी अलग टाइप का है कि हमारा जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, इसलिए स्टेट सोशल रिफॉर्म के लिए टाइम एंड टाइम इंटरवीन करता है कि अगर कोई एज ओल्ड प्रैक्टिसेस चल रही हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, तो उसमें वो स्टेट इंटरवीन करता है, ठीक है। तो अब ये अपना देखो, ये चैप्टर थे जो क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी है, उसके अंदर सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, सिटीजनशिप, राइट्स, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये बेसिक्स है, इनको पढ़ लो। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये सिखाती है कि पॉलिटिक्स सिर्फ पावर का गेम नहीं है, इट इज़ अबाउट वैल्यूज, इट इज़ अबाउट प्रिंसिपल्स, इट इज़ अबाउट मॉरल चॉइसेस, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी समझ लेते हैं तो लक्ष्मीकांत जैसे है अपना, और कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्या है, हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल बेस, ये जो पॉलिटी की जो ये जो अपनी पॉलिटिकल थ्योरी है, ये जो एनसीईआरटी है, ये हमारा कॉन्सेप्चुअल बेस बनाती है पॉलिटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इस 11th क्लास की अनदर एनसीईआरटी है, विल डिस्कस अबाउट दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम पॉलिटी का शुरुआत कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।